आपको याददाश्त ही नहीं होगी चीजों की, तो बाकी उसके फाउंडेशन कहां से स्थापित करेंगे आप? तो मेमोरी तो होनी चाहिए, क्रैमिंग तो होनी चाहिए, याद तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं होना चाहिए। उसके आगे क्या होना चाहिए? यू, अंडरस्टैंडिंग। और उसके एक आध कदम आगे और होना चाहिए, समझी तक सीमित नहीं, थिंकिंग, टी। और लास्ट में ई है। ई का अर्थ होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करें। आपकी टीचिंग की मेथोडोलॉजी से जब बच्चे को याद भी हो जाए, बच्चे की समझ भी विकसित हो जाए, विद्यार्थी विचार करने को भी बाध्य हो जाए विषय पर गहराई में, और जितना आपने पढ़ाया उसके परे भी सोचने की दक्षता विकसित हो जाए, तब आप समझिए कि आपकी पेडागोजी एक सही दिशा की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट, एक अक्सर बहुत प्रयोग होता है शब्द पेडागोजी में ही, अरविंदो भी इसको प्रयोग करते थे, स्वामी विवेकानंद भी प्रयोग करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो भी प्रयोग करते थे, कि बच्चे का हमें ऐसी शिक्षण पद्धति होनी चाहिए कि जो उसका द स्टूडेंट मस्ट ग्रो in terms of physical, vital, mental, intellectual, spiritual growth। 5 शब्द यूज करते हैं वो लोग, फिजिकल, वाइटल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल। आज के लर्निंग आउटकम में भी इसका बहुत प्रयोग होता है, मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजीज हैं। इसको मैं जब देखता हूं तो जब तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के 5 कोशों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि उससे भिन्न नहीं है, ये तो उसी को कहीं दूसरे रूप में परोसा जा रहा है, शब्दावली भिन्न है। फिजिकल ग्रोथ अन्नमय कोश, वाइटल प्राणमय कोश, मेंटल मनोमय कोश, इंटेलेक्चुअल विज्ञानमय कोश, स्पिरिचुअल आनंदमय कोश। और हमारे ऋषियों ने किसी को भी कम महत्वपूर्ण नहीं माना। आप देखिए, हर को कहते हैं अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है। कोई तुलनात्मक रूप से कोई एक दूसरे से कमतर या अधिक नहीं है, श्रेष्ठतर नहीं है, बल्कि 5 कोशों का सही सशक्तिकरण करने से ही ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होगी, तभी वो समर्थ नागरिक, समर्थ विद्यार्थी हो पाएगा। ये जो मॉडर्न पेडागोजी है, फिजिकल, वाइटल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करती है, वो हमारी प्राचीन शैक्षणिक पद्धति में पूर्व से ही विद्यमान रहा है। अब आते हैं हम पेडागोजी के जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज हैं उस पर आते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है। पहला कहती है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। जो मैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की बात कर रहा था, उसको यहां पर वो कहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और विकास का प्रयास होना चाहिए। पहला, अगर आप शिक्षण पद्धति का प्रारंभ करते हैं, अपने अंदर आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग को डेवलप करना चाहते हैं, तो जब कक्षा में जाते हैं तो उससे पहले आपको ये बोध होना चाहिए कि आपकी कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी का जो भी कैपेबिलिटी है उसकी मैपिंग होनी चाहिए, नॉलेज मैपिंग होनी चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी मैपिंग होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि सभी बच्चों के अलग अलग स्तर हैं, जैसा भी ऋग्वेद के उस श्लोक ऋचा की बात कर रहा था, मंत्र की, कि आंख कान तो सभी के हैं, लेकिन जल का जो भराव है वो अलग अलग स्तर है, उसका मन अलग अलग है। तो ज्ञान का जो भराव है या प्राप्त करने की जो इच्छा शक्ति है या जो हमारा मोटिवेशन लेवल है स्टूडेंट का, वो डिफरेंट है। इसकी मैपिंग होनी चाहिए। जब तक मैपिंग नहीं होगी तो आप विद्यार्थी को समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या देना है। दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी, वही जो उदाहरण अभी मैं दंत कांति का दे रहा था होलिस्टिक के रूप में, कि आज की तारीख में
पाश्चात्य विज्ञान ने बड़ा दोष पैदा किया कि हमको फ्रैगमेंटेड एजुकेशन की ओर ले गया। जैसे एलोपैथी उसी का बाय प्रोडक्ट है, उस दिन भी मैं कह रहा था। फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है, जबकि अगर टोटलिटी में देखोगे, तो समग्रता में अगर देखोगे तो एक दूसरे से इतने गुथे हुए हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन हमने अलगाव किया है। अब एनईपी और पूरी दुनिया पुनः इस मुद्दे की ओर लौट रही है कि बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास होना चाहिए, खंड खंड का नहीं। क्यों? क्योंकि जो खंड खंड शिक्षा को हम देखेंगे तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं, अवधारणा की समझ कैसे होगी। जैसे अगर हम सेल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल विज्ञान में सेल की बात अगर हम करते हैं, और अगर हम सेल में जो भी प्रोटीन है या जो काइनेटिक एनर्जी है साइटोप्लाज्म में, या इफेक्टर प्रोटीन की बात करते हैं, उन प्रोटीन के बारे में या काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशंस के बारे में अगर हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स का बोध ही नहीं है तो हम सेल की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो सकती है। हमें खंड खंड में हो गया, हमें रटना मजबूरी है, हमें याद करना पड़ेगा हमें। जैसे एक जो कोरोना के दौरान एक टर्न बहुत अखबारों में आ रहा था कि कोरोना में जो स्टेरॉइड की दवा दे दी गई तो साइटोस्टार्म हो गया। रोगी कैसे मर गया? तो एम्स के लोग अक्सर अखबारों में देते थे कि साइटोस्टार्म हो गया। अब साइटोस्टार्म क्या है? अगर बायोलॉजी के विद्यार्थी से पूछोगे तो अलग जवाब देगा, लेकिन अगर कोई बच्चा जो जूलॉजी भी जानता है, फिजिक्स भी जानता है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ठीक से उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ जवाब देगा। एक जो मॉड्यूलेटेड बैलेंस्ड जो ऑसिलेटिंग काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, उसकी बजाय जब उसमें स्टार्म आ जाता है, ऑसिलेशंस में बहुत ज्यादा डेविएशंस हो जाते हैं ड्यू टू सम फोर्स, सम फॉरेन एलिमेंट्स, सम इंपैक्ट ऑफ अदर फोर्सेस, एलियन फोर्सेस, तो वो स्टार्मी हो जाती है ऑसिलेशंस। जब स्टार्मी हो जाते हैं तो उसे कहते हैं ये बैलेंस साइटोप्लाज्मा नहीं है, साइटोस्टार्म हो गया, तो पूरी बॉडी मर जाती है, डेथ होती है, सेल डेड हो जाते हैं। लेकिन जब तक फिजिक्स नहीं जानेगा, कैसे जानेगा उसको? लेकिन हमने खंड खंड में पढ़ाना शुरू किया। अब फिर कहने लगी है एनईपी कि नहीं, पेडागोजी, टेक्स्ट बुक, असेसमेंट, सब में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। और अगला पॉइंट उससे जुड़ा है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल होना चाहिए, अवधारणात्मक समझ पर जोर होना चाहिए। आगे कहते हैं कैसे आएगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग? जब जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग होगी। क्रिएटिविटी होगी, एक्सप्लोर करने की क्षमता होगी, कुछ पढ़ने के बाद उसके बियॉन्ड सोचने की क्षमता होगी, जो इंफॉर्मेशन उसको मिला है उसकी डेटा एनालिसिस करने की क्षमता होगी, उसके डेटा के मल्टीपल थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस से कुछ नए नॉलेज प्रोडक्ट निकालने की, प्रोसेस करने की क्षमता होगी, तभी वो अच्छा विद्यार्थी हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि ये सब भी हो जाए, लेकिन अगर इथिक्स और ह्यूमन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नहीं है तो यूजलेस विद्यार्थी होगा। वो विद्यार्थी का ज्ञान व्यवहारिक नहीं होगा। उसको बौद्धिक ज्ञान तो होगा, लेकिन जैसे कार्लोस नाम का एक वैज्ञानिक था, वो विज्ञान की शिकायत करने में अक्सर एक बात कहता था। लोग पूछते थे साइंस ठीक है कि नहीं है, तो वो कहता था मुझे नहीं मालूम। आस्क फ्रॉम योर हार्ट कि द पाथ यू हैव चोजन वेदर दैट इज हैविंग योर हार्ट देयर आर नॉट। जिस रास्ते को आपने चुना है उस रास्ते में आपका हृदय साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बोला अगर हृदय साथ दे रहा है तब तो ट्रुथ है, नहीं साथ दे रहा है तो अनट्रुथ। तो उसी तरह से अगर हम कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, अगर हमारे पास इथिक्स नहीं है, मानवीय मूल्य और संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक का मतलब उस देश के जो भी धर्म है, जो धारण करने योग्य जो मूल्य बोध हैं, जो वहां की संचालन पद्धति है, जो वहां की रीत व्यवस्था है,
अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते, अनुकरण नहीं करते हैं, तो सारा ज्ञानबोध विद्यार्थी का अधूरा होगा। अगला पॉइंट अक्सर पेडागॉजी में यूज करते हैं आजकल, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, बहुभाषिकता, भाषा की शक्ति। आचार्य कितना भी अच्छा हो, कितना भी ज्ञानवान हो, जैसा मैंने वेद वाले में भी कहा ना, एक शब्द यूज किया था, वाक्यवित। वाक्वित, अगर आचार्य, वेदों में भी कहा गया कि अगर आचार्य को वाणी की दक्षता नहीं है तो वो संप्रेषण कैसे करेगा? ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान को संप्रेषणीय बनाने के लिए साधन आपके पास अभाव है, शब्द नहीं है। लेकिन अब मल्टीलिंगुअलिज्म क्यों आ गया? क्योंकि अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक गांव की तरह है पूरी दुनिया। अगर आप सिर्फ एक भाषा को जानते हो तो हो सकता है कि अपने ज्ञान को संप्रेषण करने में एक सीमित जनसंख्या तक पहुंच सको, आपकी रीच नहीं हो सकती। पूज्य स्वामी जी की रीच पूरे देश में क्यों है? कन्नड़ भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। अच्छे आचार्य हैं वो, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म है उनके अंदर। जिस व्यक्ति में बहुभाषिक दक्षता नहीं है, आज वह अर्थहीन होता जा रहा है। और ये दुर्भाग्य संस्कृत के साथ अक्सर हुआ है कि हमारे जी बहुत सारे विद्वान पूरे देश में, पूरे भारतीय वांग्मय के पूरे कोर एसेंस को, पूरे परम तत्वों को जानने वाले भी, चूंकि मात्र संस्कृत भाषा जानते हैं, वो उसको दूसरी भाषाओं में, आम भाषाओं में लोगों तक उसकी रीच, उसको पहुंचाने की दक्षता नहीं हो पाई। तो हुआ क्या? अभिजात्य भाषा बन के रह गई बाद में, जो अंग्रेजों ने आरोप भी लगाया। वो जो अंग्रेजों ने, जो उनके फ्रेंच, जर्मन, जितने भी हमारे भारतीय वांग्मय को अध्येता रहे, मुख्य से ब्रिटेन वाले लोग, जर्मन्स ने तो तारीफें की है हमारी, लेकिन जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे, मूलतः ब्रिटिश, उन्होंने बार बार ये कहा ये तो इलिटिस्ट लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज इलिटिस्ट नहीं है। संस्कृत भाषा में आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई समस्त चीजें उपलब्ध हैं। अगर शुक्राचार्य के नीति सार में 64 कलाएं विस्तार से चर्चा है जीवन जीने की पद्धतियों की, और उस दिन जो छोटी सी झलक 24 तारीख को हम दे रहे थे, नौका शास्त्र, विमान शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, आप सब लोग जानते हैं। तो उसमें इसको इलिटिस्ट कैसे कह सकते हैं भाषा को? लेकिन अगर मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं है तो दिक्कत होगी, फिर समस्या होती है। तो इसलिए आचार्य को चाहिए कि अपने शिष्य को प्रेरित करे कि वह एक भाषा में तो दक्ष हो, क्योंकि एक भी सिद्धांत है एजुकेशन साइंस का ही, कि जो व्यक्ति एक भाषा में सिद्ध होता है, वो दूसरी भाषाओं का बोध उसे बहुत आसानी से हो सकता है, थोड़ा सा प्रयास करके। लेकिन अगर किसी एक भाषा का अगर ज्ञान नहीं उसको ठीक से, तो किसी भाषा का भी ज्ञानी नहीं हो सकता। तो इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म आज की प्री रिक्विजिट्स है आचार्य के लिए भी, और जिस शिष्य को गढ़ने की परंपरा शुरू किया आपने उसके लिए भी। लाइफ स्किल्स, स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान आप दे रहे हैं, अगर उसमें जीवन जीने का कौशल नहीं है, योग कर्मसु कौशलम, बार बार गीता में भी कहा गया, इस वाक्य को बार बार तमाम वांग में भी कहा गया है। तो जो भी ज्ञान हम दे रहे हैं वो जीवन कौशल से जुड़ा होना चाहिए। एक है फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, सतत मूल्यांकन। शायद आपके यहां विश्वविद्यालय में पद्धति होगी, टर्म वाइज है असेसमेंट का, सेमेस्टर वाइज ना, वही टर्म वाइज कह रहा था, सेमेस्टर वाइज है ना। लेकिन मानते ये हैं, जो हमारे गुरुकुल परंपरा में थी, जो दीदी ने बताया होगा और आप सभी जानते हैं, कि शिष्य, गुरु आचार्य अगर शिष्य को कुछ पढ़ाता था तो वो उसका तत्काल, उसको ये बोध कितना हुआ उसका भी मूल्यांकन कर लेता था, फिर आगे बढ़ता था वो, और उसकी पात्रता का भी परीक्षण कर लेता था।
आपने देखा होगा प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिप्पलाद के पास जब आते हैं लोग, सुकेशा, सत्यकाम, गर्ग, कौशल्य, कबंदी और वैदर्भ, तो उनको कहते हैं 1 वर्ष पहले आश्रम में बाकी सेवा ससुरका और यहाँ के सिस्टम से पहले अवगत हो जाओ। उनको उस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, मेंटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, ताकि ग्राह्यता की इनकी मानसिक अवस्था हो पाई है कि नहीं हो पाई अभी। जब अवस्था हो पाई तब उन्होंने उनके 6 प्रश्नों का जवाब दिया। हम लोग क्या कहते हैं कि पहले क्लास में गए और सीधे जैसे हैंडपंप का पानी निकलना शुरू करता है, बस जल प्रवाह शुरू हो गया और उसमें कौन नहा रहा है, कौन नहीं नहा रहा है, कौन डूब रहा है, किसकी सांस फूल रही है, मतलब नहीं। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट प्री लर्निंग, ड्यूरिंग लर्निंग, पोस्ट लर्निंग, तीनों होना जरूरी। वो कैसे पता चलेगा? चेहरे के रिंकल्स बता देते हैं, फोरहेड्स के, कि बच्चे के समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर उसके चेहरे पर ठीक से देख लो ध्यान से, तो उसके आंखों की पुतलियों का नृत्य और फोरहेड्स के रिंकल्स ये बता देते हैं कि कितना समझा कितना नहीं समझा है, या हमको बेवकूफ समझ रहा है। कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो आचार्य को समझते हैं ऐसे ही बक रहे हैं, अपना बकने दो इनको, और लगेगा बड़े गंभीर हैं, कलम भी ऐसे किए रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अब उसको कैसे अध्ययन करेंगे आप? जब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, सतत मूल्यांकन। आप थोड़े से भी स्वप्नावस्था में चले गए, सुसुप्तावस्था में चले गए, तो पूरे वो तो हो ही गए, समाप्त कक्षाएं आप। इसके बाद कहते हैं एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। स्वाभाविक है कि आज के डिजिटल दौर में अगर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हो शैक्षणिक पद्धति में, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जो एक एंजॉयबिलिटी होती है उसका अभाव हो जाता है। अगला, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कंटेक्स्ट। जहां आप पढ़ा रहे हैं वहां की संस्कृति, वहां की भौगोलिक विविधता का उदाहरण देकर के पढ़ाना चाहिए। बच्चा उससे रिलेट करता है, रिलेटेबल होता है स्टडी। हम लोग कभी कभी रिलेट नहीं करते हैं। आपको तो पतंजलि विश्वविद्यालय ऐसी जगह स्थापित है जहां पर कि प्रकृति का अक्षय भंडार है, विविधताओं का, सौंदर्य का अपार निधि है। वहां तो हमें उसके साथ रिलेट करना चाहिए चीजों को। आगे फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, जिसको मैं शुरू में भी कह रहा था, जिसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल की चर्चा में कर रहा था। आप जो भी कक्षा में निर्णय लेते हैं, होता क्या है, हम लोग पढ़ाते हैं जब, तो बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं या तो उन पर ध्यान देते हैं, या जो सबसे सामान्य भाषा में कहें तो गधे, या तो उन पर ध्यान देते हैं। जो बीच वाला जो मीडियम क्लास है वो इग्नोर हो जाता है। और सबसे अधिक पॉपुलेशन कक्षा में उन्हीं की होती है, प्रतिशत। भाई बहुत होगा 1-2 बच्चा बहुत उत्कृष्ट होगा, बहुत होगा 2-3 ऐसे होंगे जो बहुत ही बिल्कुल ही ग्राह्यता नहीं होगी, लेकिन 40 में से 35 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी सामान्य ग्राह्यता होती। हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। अपने को संतुष्ट करना होता है जब शिक्षक को कि इस बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो 2 ही लोगों से प्रश्न करता है। या तो जो सबसे उत्कृष्ट बच्चा, अगर समय कम है आचार्य के पास, जल्दी से भागना चाहते हैं पढ़ा के, तो जो सबसे विद्वान बच्चा होगा उसी से कहेंगे तुम्हें समझ में आ गया, क्या समझे बताओ। वो बता दिया उसने, खुश होकर देखो आ गया, हो गया, सबको आ गया। जब ज्यादा समय होता है, अगले विषय को पढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है, आचार्य को नहीं तैयार है विषय, तो क्या करते हैं, शुरू का जो पढ़ाए रहते हैं थोड़ा सा, उसी में सबसे कम ग्राह्य करने वाले से पूछने लगते हैं और उसी में पूरा समय बिता के निकल लेते हैं। मध्य वर्ग बिल्कुल अछूता, उपेक्षित हो गया।
तो आचार्य को ध्यान रखना चाहिए कि जो सैंपल ऑफ पॉपुलेशन है उसकी आपको ग्रुपिंग होनी चाहिए। ग्रुपिंग कैसे होगी? जब आपके पास पहले से ही स्टेटस मैपिंग होगी, नॉलेज मैपिंग होगी आपके स्टूडेंट के विषय में, जब बॉन्डिंग होगी आपकी। एक एक बच्चे के नाम ही नहीं जानते आप, बल्कि उसके मन के अंतः प्रकोष्ठों में छिपे हुए भी समस्त भावों को जानने की दक्षता होती है आपके अंदर, तब आप उसको सही ढंग से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसी को कहते हैं इक्विटी, इंक्लूजन। सारी कक्षा हो, ये सामान्य रूप से ये कह रही है पेडागोजिकल अप्रोच कि शिक्षण पद्धति में 4 बड़े महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला होता है करिकुलम, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं, शिक्षण पद्धति की बात कर रहे हैं, अगर हम पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और मूल्यांकन को अगर इससे हम अलग कर दें तो इसका मतलब हम पेडागोजी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई टेक्स्ट बुक तैयार हो, हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में इसी का प्रयास भी कर रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट बुक तैयार हो उसमें पहले से स्पष्टता हो कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो लर्निंग आउटकम है उसको फुलफिल करने की दिशा का प्राथमिक सिद्धांत लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम पहले करिकुलम बनाते हैं, करिकुलम के आधार पर फिर हम पाठ्यपुस्तकें तैयार करते हैं, पाठ्यपुस्तकों के आधार पर और उससे और एक्सप्लोर करते हुए हम पेडागोजी तय करते हैं। पेडागोजी के आधार पर जो हमने पढ़ा दिया, इसके बाद हम एक कांस्टेंट असेसमेंट करते हैं। जब ये सारी व्यवस्थाएं ठीक होती हैं तब लर्निंग आउटकम सही आता है। इस जो स्लाइड है इसका मतलब यही है। और एक पहली लाइन जो आप देख रहे हैं, जापान की एक एजुकेशनिस्ट ने कहा है कि बेटर देन 1000 days ऑफ डिलिजेंट स्टडी इज 1 day विथ ए ग्रेट टीचर। हजारों दिन आप परिश्रम करते रहो, उससे ज्यादा सार्थक है कुछ क्षण एक योग्य आचार्य के साथ निभा लो। इसके बाद ये जो मेन जो कंटेंट है टीचर को, कि टीचिंग मेथड में एप्रोप्रिएट टीचिंग किसको कहते हैं, सिचुएशंस क्या है, अलाइन टू द एज ग्रुप ऑफ कंसर्न स्टूडेंट, फाउंड टू बी इंटरेस्टेड बाय द स्टूडेंट्स, based on their previous knowledge and experience of students, within the ability of children to pursue, can motivate children for further learning on their own, enhances pupils' competencies by imparting enablement, empowerment and enrichment to the students, encourage learning initiative of self-directed learning, and help in the realization of the objectives. ये 5-6 से 7 पॉइंट्स हैं जो टीचिंग सिचुएशन को गाइड करते हैं कि बच्चे की, आपकी लैंग्वेज स्टूडेंट के एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपकी जो ये देखना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट कैसे उसमें मोटिवेट करें, उसकी नॉलेज की मैपिंग होनी चाहिए, उसे हमें ये इनकरेज करना चाहिए कि वो सेल्फ लर्निंग कर सके और उसको फर्दर एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी। अब हम आते हैं शिक्षण पद्धति पर। ओरल मेथड्स, एक्टिविटी मेथड्स, जो मॉडर्न एजुकेशन की मेथड्स हैं। कन्वेंशनल मेथड है ओरल मेथड। ओरल मेथड में 2 पार्ट, एक लेक्चर मेथड, दूसरा डिस्कशन मेथड। ओरल मेथड में ये टीचर सेंटर्ड होता है। जनरली नॉलेज का ट्रांसमिशन वर्बल मोड में करते हैं, मौखिक रूप से करते हैं, और इसमें जो विद्यार्थी होता है वो निष्क्रिय होता है, सामान्य रूप से पैसिव होता है, पैसिव पार्टनर होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। डिस्कशन में उतना एक्टिव नहीं होता, आगे भी दीदी बता रहे हैं, हम जो आगे वाले मेथड देखेंगे तो उसमें डिस्कशन में इनका ये मतलब है, डिस्कशन का मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, लेबोरेटरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग से न जोड़िए। ये लोग जो मॉडर्न पेडागोजी है
इसको डिस्कशन को ये मानते हैं कि जैसे एक क्लास में आचार्य ने पढ़ाया और एकाध बिंदुओं पर एकाध जो जिस चर्चा की बात कर रहा था मैं, कि एक सामान्य चर्चा हो गई, आगे बढ़ गए। आप शायद ये समझ रहे हैं ग्रुप डिस्कशन, कोई विषय देना, वो एक्टिविटी मेथड में आता है। एक्टिविटी मेथड्स में डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन साइंस के लोग हैं उनका क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। अब एक्टिविटी क्यों जरूरी है? एक चाइना का एक फिलोसोफर था कन्फ्यूशियस, नाम सुना आप लोगों ने? सभी लोगों ने सुना? वो अक्सर एक वाक्य कहता था, आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई लर्न। कि जो कुछ भी हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, जो हम देखते हैं वो याद रखते हैं, जो हम करते हैं वो सीख लेते हैं, लर्न करते हैं। तो हमारी जो मेथोडोलॉजी होनी चाहिए लर्नर को फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए, लर्नर सेंट्रिक होनी चाहिए, और टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए लर्निंग का, बर्डन नहीं होना चाहिए। He should not be the king of the class. कुछ आचार्य लोग ऐसे होते हैं जो कक्षा में इस तरह बिहेव करते हैं जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल हो, जैसे जेल अधीक्षक होता है और बाकी सामने सब कैदी बैठे हों। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, और किसी बच्चे ने कोई प्रश्न कर दिया तो अनुशासनहीन की श्रेणी में उसको सूचीबद्ध कर देते हैं तुरंत। और ये हम अभी नहीं करते, बचपन से करते हैं। बड़ा गलत शिक्षा मिलती है हमको। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं दीदी कि हमारे देश में मातृशक्ति के प्रशिक्षण का एक बृहद प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को क्यूरियोसिटी पैदा करना सबसे पहले 3 वर्ष तक तो गुरु मां ही है। अगर उसकी परीक्षाओं को, उसकी क्यूरियोसिटी को उसने रोक दिया तो बच्चा आगे भी हेजिटेट करेगा। हम आप घरों में देखते हैं बहुत सारे छोटे बच्चे कोई प्रश्न करते हैं तो कोई बड़ा बुजुर्ग कह देगा है गधे कहेंगे, है बेवकूफ तुम, ये भी नहीं समझते हो। अब वो डिस्करेज हो जाता है। बचपन में जो डिस्करेज हुआ तो क्लास में कहां पार्टिसिपेट करेगा? उसको हमेशा ये हिच रहती है कोई हमारा क्लास में मजाक न उड़ा दे, हम कुछ पूछ रहे हैं तो। उसका रीजन क्या है कि मैं आचार्यों को लिए हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारे यहां एक बड़ा दोष है कि हम प्रयत्न को कभी सम्मान नहीं देते, सिर्फ सफलता को सम्मान देते हैं। वी नेवर अप्रिशिएट एफर्ट्स, वी ओनली अप्रिशिएट सक्सेस। जैसे किसी स्टूडेंट ने पूरा प्रयास किया, एफर्ट किया, नहीं सक्सीड हुआ। मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, कटियार साहब ने देखा होगा कि जो आप हल करो कई स्टेप पर आप सही जाते हो और किसी अंतिम स्टेप पे जाकर आपसे भूल हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि बच्चे को कुछ नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ जो असेसमेंट है जनरल लाइफ में भी और विषयों में भी, हम बच्चे के एफर्ट्स को, उसके ओरिएंटेशन को, उसके एंगेजमेंट को, उसके कमिटमेंट को, उसके डिलीजेंट को हम नहीं करते अप्रिशिएट। रिजल्ट दे दिया ठीक तब ठीक, नहीं दिया तो कहेंगे बेवकूफ। अब होनी शुरू हो गई, उसी में आ रहा था, नए मेथोडोलॉजी में आ गई हो। लेकिन अभी सामान्य रूप से कटियार साहब आचार्यों को देखिएगा तो बहुत अप्रिशिएट एफर्ट्स को बहुत कम आचार्य लोग करते हैं बच्चे को, कि चलो शाबाश बेटा तुमने, चलो यहां तक तो पहुंचे। हम लोग याद है जब हम लोग छोटे से थे, गांव में पेड़ पर चढ़ते थे तने पर, तो गिरते थे, थोड़े आधे चढ़ के नीचे गिर गए तो दादा कहते थे नहीं नहीं अब की बार प्रयास करो चढ़ जाओगे। मतलब वो ये नहीं देखते थे कि हमारा कहाँ छिला गया, कहाँ चोट लगी। इससे उनको बहुत परेशानी नहीं थी, उनको ये था कि तुमने एफर्ट किया, अच्छा किया, ऐसे और करो, जिसको स्वामी जी अखंड पुरुषार्थ कहते हैं।